देखिए आपको सवाल में दिया गया है अर्ध आयु दी गई कितना भैया 4 मिनट। कितना दिया है 4 मिनट दिया। मीटर ना समझे, समय है यहाँ पर ना। 4 मिनट दिया है और पूछ रहा है तो 99.9% अक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। यानी कह रहा है आपका एक प्रथम कोट की अक्रिया का अर्धायु 4 मिनट है तो 99.9% अक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। क्लियर। ये आपसे पूछ रहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है। तो प्रथम कोट की अक्रिया का समीकरण स्थिरांक बराबर होता है 2.303 log a y a माइनस x ये होता है बटे यहाँ का होता है t। ये प्रथम कोट का समीकरण है k बराबर 2.303 बाई टी log a y a माइनस x। ये आपके सांद्रता में परिवर्तन है और पहला वाला सांद्रता है। ध्यान देना हमें क्या दिया है आपका हाफ टी। यहाँ हाफ टी तो है नहीं, एक टी निकालना है तो पहले के निकालें ना। पहले के निकले तब तो टी आए। तो कहाँ से अर्ध आय और वेग स्थिरांक में संबंध है आपका। क्या संबंध है भैया। एक संबंध आप जानते हैं का हाफ टी बराबर होता है 0.693 बटे का के। पढ़े यहाँ हल कर दे रहे हैं, ध्यान देना। अब यहाँ से के निकल जाए भैया, एक पक्षांतर कर दिया के बराबर का हो गया 0.693 बटे हाफ टी दिए 4 भाग कर दे के निकल जाए। यहाँ हल कर दे रहे हैं हम, ध्यान देना। के पक्षांतर करेंगे भाई तो के बराबर हो जाएगा 0.693 होता ना हो देख ला बटे का हो जाए हाफ टी 0.693 बटे कितना हाफ टी कितना दे 4 भाग कर दे भैया कितना आई 4 करना 4 के बचे 2 कितना 29 और 4 सते 28 चौक 28 एक बचा 4 तिहाई 12 कितना बचा भैया 1.2 लगभग जाए या इतना ले ले 0.173 लमसम या का 1.73 और कितना आ रहा है 2 यहाँ कितना बचा रहा 12 1 4 दूनी 2 4 दूनी 8 जाए ना 2 बार जाए इतना मान 1.732 इतना लगभग मान लीजिए। इतना आपका है क्या के क्या है भैया के। क्लियर। ये के आपका इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है टी। ये वाला समीकरण रख दो। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि आपका 4 मिनट है तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। इतनी अभिक्रिया तो पहले अभिक्रिया क्या रही जब परसेंट दिया जाए आपको तो पहला यानी कि आपको जो पहला ए वाला प्रथम सांद्रता क्या मान लेना चाहिए 100% दिया रहा ना। 100 में 99.9% क्या है आपका विघटित हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है विघटित कितना हो रहा है 99.9% कितने में 100 में। ए बराबर क्या मान लेते हैं ए बराबर आपका क्या मान लेते हैं 100। अभी दिन पूछा 100 कहाँ से आए ना कहे कह रहा है आपका 99.9% प्रतिशत आपका विघटित हो रहा है। तो पहले मान 100 हुए 90% हुए। अब a माइनस एक्स का हो जाए ये कितना का भाई a माइनस एक्स ये कितना आपका 100 एक्स कितना है 99.9% ये दिया है सवाल में। कितना इतना विघटित हो रहा है ना। इतना जब विघटित हो रहा है घटाएंगे कितना बचे हो 100 में आप 99.9 घटाएं कितना बचे ऐसे घटाए 100 है 100 में 9.909 ये चाहो 10 में 9 के 1 यहाँ बचा कितना 0 0 यूं 0 इन्हें का हो गया आपका 0.1 ये हो ना 0.1 a माइनस एक्स आया। अब इसी समीकरण में रखना है, ध्यान देना
इसी समीकरण रखेंगे, जो वो आएगा आंसर होगा। मिटा उतना उतारो तब आगे चलें, उतारते चलिए, इतना उतार लो तब आगे चलें। जाता होगा लड़की हो तो बल्ब जला देते हैं। वाह, हुआ, जल्दी करो जल्दी करो, आवाज ना करो, जल्दी करो। बाकी बुझा देना। हुआ है? हाँ देखिए, अब इधर मिटा देना, इधर ये सब तो लिखे हो ना। अब इसी समीकरण में रखना है आपको सब मान। देखिए टी निकालना है, समय को पक्षांतर कर लो इधर। टी बराबर का हो जाएगा आपका 2.303 लाग ए बाई ए माइनस एक्स बटे का है के हो जाएगा। ये तो है, टी निकालना है, हैं? अब उसी को मान रखें, ये हटा दे ऊपर वाला कामना लिखे रखा। देखा, देख ला, देखा आपका टी निकालना है, रख दीजिए, मान रखो 2.303 लाख ये क्या आपका 100 ए माइनस एक्स का है 0.1 है बटे आपका के कितना निकला है आपका 1.732। हल करिए जी, इसको हल करो पहले। क्या हो 10 हो जाए हो, इसका हल करबो होए कि नहीं? 10 हुआ 10 ऊपर नीचे गुणा करबो, ऊपर का 1000 होए। ये हो जाए आपका टी बराबर 2.303 बटे 1.732 लाख आपका 10 पावर 3। अब लाख आपका घात हो बाहर आवत ना, नियम ये लगाई था, लाख यम पावर एन वाला सूत्र लगा दे, एन लाख यम हो जाए ना। पढ़े है कि नहीं? हाँ, लगार्थम का नियम लगा दे है। अब बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे करोगे आप? हाँ, हल तो करना ही पड़ेगा, निकलेगा, याद थोड़ी नहीं रहेगा इसका आंसर 2.303 बटे 1.732। अब हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा लाख 10। लाख 10 का मान क्या होता है? लाख 10 का मान 1 होता ना, तो रख देते हैं 3 आ जाए, 3 का गुणा हो जवान आए, मैं 3 का गुणा कर दें। एक हल कर लिया 2.303 बटे 1.732 गुणे का भाई 3। एक हल करा जवान आए, आंसर है लगभग आए 40 मिनट आए, हम लिख दिए थे, आप हल किया। लगभग कितना आए चाहे 40 मिनट, 39 कुछ आए 93 करके है, या आप ऐसे करिए 39 आपका लगभग 93 ऐसा कुछ आएगा। इसको जब हल करेंगे ऐसा आएगा और 40 आपका आंसर दिया है। हो जाए भैया, बहुविकल्प ही रहा, ध्यान दे। ऑप्शन दे 16 मिनट, 8 मिनट, 32 मिनट, 40 मिनट। 39.93 आएगा, मतलब चेक से होए ना। हाँ, हल करें, हो जाए तो बताएं, आगे चलेंगे। हो जाए बताइएगा। हो गया, चले आगे। हाँ, चलिए आगे चलते हैं।
चले आगे भाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ग हो गया। आगे चले, घ हुआ। चलिए अंगा देखते हैं। क्या भैया? अंगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का अंगा। ये भी बहुविकल्पी, यानी 6 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी, ध्यान देना। 1 का क्या है भैया? अंगा। आप ध्यान दीजिए, कह रहा है आपका शर्करा। शर्करा मतलब चीनी ना हो। शर्करा क्या है? एक आपका कार्बोहाइड्रेट यौगिक है। हाँ, शर्करा के कई प्रकार होते हैं, होता है ना शर्कराएं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ना। मोनोसैकेराइड में आपके 3-4 प्रकार होते हैं। ऐसे आपका कीटो, एक होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप में होता है कीटोन, जैसे आप जिसको आप कहते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज ना। हाँ, आप आगे पढ़ेंगे इसको, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब शर्करा हैं आपकी, समझ रहे बात। हाँ, सुक्रोज आपकी कौन सी शर्करा है? डाइसैकेराइड है सुक्रोज। हाँ, जिसके टूटने से 2 मोनोसैकेराइड बने, डाइसैकेराइड। 3, जब 3 बने ट्राई बने, 3 से ज़्यादा तो पॉलीसैकेराइड हो जाता है ना। जैसे स्टार्च वगैरह है, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह ना, ये सब आपकी पॉलीसैकेराइड है। सैकेराइड शर्कराएं आप पढ़े होंगे कार्बनिक रसायन में। 1 का भैया अंगा। उसी से संबंधित, उसी चैप्टर से क्वेश्चन है, पूछा है आपसे। शर्करा के ताजे बने विलयन, आपका शर्करा है, मान लीजिए चीनी, सुक्रोज, सूत्र बताओ। C12H22O11 हाँ, ये आपका क्या है? सुक्रोस है, चीनी जिसको बोलते हैं। सुक्रोस कैसी शर्करा है? पूछ ले आपका डाइसैकेराइड है। कैसी शर्करा है? डाइसैकेराइड। ग्लूकोज एक ऐसी शर्करा है, मोनोसैकेराइड है ना। हाँ, मोनोसैकेराइड जो होते हैं अपघटित होने पर जल नहीं देते हैं, जल विस्थापित नहीं करते हैं। देखा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है शर्करा के ताजे बने विलयन का प्रकाशीय घूर्णन कुछ समय उपरांत परिवर्तित होना कहलाता है। आपका प्रकाशिक समावता पढ़े हैं, ध्रुवण यौगिकों में ध्रुवण पढ़े हैं, प्रकाशिक समावता किरेल इसमें पढ़े हो। किरेल किरेल अच्छा 11 चीज है, कहाँ पढ़ता 11 मटर गस्ती क्या है, कोरोना आएगा ना। हाँ, तो वहाँ आप जाएंगे ना, यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन क्या करा तो पूछिए बस। एक परिभाषा दिया है, पूछ रहा किसकी परिभाषा है। ये परिभाषा है, कह रहा है शर्करा के ताजे बने विलयन का प्रकाशीय घूर्णन कुछ समय उपरांत परिवर्तित होना, कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाता है। शर्करा का ताजा विलयन प्रकाशीय घूर्णन द्वारा, यानी प्रकाशिक समय होता जब होता है इसकी ना, ध्रुवण वगैरह ना, ये क्या होता है? कुछ देर के लिए क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन कहलाता क्या है? पूछ रहा है परिवर्तन क्या कहलाता है? घूर्णन गति। घूर्णन गति तो कहलाएगा नहीं, तो पहले ही रिजेक्ट है। दूसरा है आपका इन्वर्सन। इन्वर्सन हाँ होगा, विशिष्ट घूर्णन भी नहीं होगा। अगला है आपका म्यूटोटेरेशन है क्या? हाँ, म्यूटाटोरेटेशन ना, यही होगा। सीधी सी बात है। आपका आंसर क्या है? म्यूटा, यानी चौथा सही इसका क्या भैया? ऐसा नाम है म्यूटा, म्यूटारोटेशन एक आपकी क्या अभिक्रिया है ना, म्यूटारोटेशन ये आपकी एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया कब होती है? जैसे आपकी प्रकाशिक समावता पढ़े हैं, प्रकाशिक समावता कहाँ पाई जाती है? आपके पॉलीसैकेराइड या आपके डाइसैकेराइड में।
डाइसैकेराइड है शर्करा। शर्करा का जब किरेल अणु आपका कुछ देर के लिए ताज़ा अगर विलयन है शर्करा का, उसमें आपका जो किरेल अणु है, मुख्य अणु है, वो क्या हो जाता है, कुछ देर के लिए परिवर्तित हो जाता है और पुनः वापस क्या हो जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, म्यूटारोटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटारोटेशन। क्लियर? ये आपका एक परिभाषा दिया था और पूछ लिया था क्या है। क्लियर हुआ? आगे चलें। आपका अगला है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड। ये तो आपका आसान है पूरे तरह से। देखिए आप अपचयन जानत भैया कि ना, अपचयन ऑक्सीकरण तो मालूम में हुए नहीं मालूम बा। 1 का भैया 4 लास्ट अंगक बात चबई आवत हो। अच्छा, इसमें कह रहा है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड है। हाइड्रोजन द्वारा अपचयित, हाइड्रोजन द्वारा क्या हो, अपचयित हो। अब बार बार आ जा रही है फ्लाइट की। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, दिया हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड। 4 ऑप्शन है। पहला है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, शुष्क चूना जगह काच ना, कली चूना, शुष्क चूना। आपका दूसरा है मैग्नीज डाइऑक्साइड या NO2, ये हुआ आपका। तीसरा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये आपका दूसरा है सोडियम परऑक्साइड, Na2O, Na2A। ये 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड। आप हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड कौन सा है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी पढ़े हैं, सक्रियता श्रेणी ना पढ़े आप। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखी गई जो श्रेणीय धातुओं की, लिथियम पोटेशियम से लेकर के कहाँ सोना तक पढ़े होंगे। तो हाइड्रोजन के नीचे आने वाले जितने भी धातु हैं उनको हाइड्रोजन क्या करता है, अपचयित कर लेता है। हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु कौन है इसमें दिखाओ। सक्रियता श्रेणी में कैल्शियम ऊपर होता है, मैग्नीज भी ऊपर होता है, सोडियम होता ही नहीं है। क्या होता है, कॉपर। हाइड्रोजन के नीचे जो आपके धातुएं हैं नोबल धातुएं कहलाती हैं। नोबल धातुएं किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी में जो जिनकी क्रियाशीलता न्यूनतम होती है, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है और सबसे कम सक्रिय होती है। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन से नीचे आपका कॉपर आता है, Ag आता है, सिल्वर जिसको कहते हैं, Au आता है, सबसे नीचे प्लेटिनम। यही है आपके नोबल धातुएं। आपसे पूछ भी तो सकता है नोबल धातुएं किसे कहते हैं ना, जो कम हो, आपका कम सक्रिय हो, इनकी क्रियाशीलता कम हो, वो क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगे, नोबल धातुएं। यानी इनकी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अधिक होता है, उच्च होता है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव जितने उच्च हो उतने वो कम क्रियाशील हो ना। क्लियर? यहाँ पर आपका कॉपर, सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम, सोना जिसको बोलते हैं, ये आपका देखिए हाइड्रोजन के नीचे है। तो हाइड्रोजन क्या करे, कॉपर को अपचयित करे, कहाँ बा कॉपर हो जाबा, ये सही है, बाकी सब गलत है ना। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछे तब तो 1 नंबर ठीक लगे। पूछ ले रहा है क्या कहते हैं आपका सामने वो न्यूमेरिकल, तो 1 घंटा लगभग, आधा घंटा तो जावे करिए, हाँ जाए ना। हाँ, तो उस पर अभ्यास होना चाहिए, इसलिए इसीलिए कह रहे हैं। आपको मालूम हो रहा है ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको पता लगा अपने आप हम कितने पानी में हैं, ये भी तो मालूम होगा, कितनी तैयारी हमारी है, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितने क्वेश्चन। चलिए आगे, बहुविकल्प भी खत्म हुआ, आगे चलते हैं अतुल लघुत्तरी पर। आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2, आवाज ना करें। प्रश्नोत्तर नंबर भैया का आपका 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ध्यान दीजिए।
ये आपका विद्युत अपघटनी एक चैप्टर होगा, विद्युत अपघट्य, रासायनिक सेल वगैरह पढ़े होंगे, उससे संबंधित है आपका क्वेश्चन। अब पूछ रहा है इसमें विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। पहले चालकता बताओ किसे कहते हैं, क्या होता है बोलो। चालकता का भैया नहीं मालूम, चालकता मालूम है, प्रतिरोध मालूम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, चालकता, मोलर चालकता, ये सब आपको पढ़ना होगा। छोटी छोटी परिभाषाएं, लेकिन आपके लिए सरदर्द हैं ना। हाँ, फिजिक्स में ना भैया होगा, केमिस्ट्रियों में है। यहाँ आपका कहा है भैया मोलर चालकता। हेडिंग डालेंगे विशिष्ट चालकता, हेडिंग। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 परिभाषा पूछेगा, छोटी छोटी है। हेडिंग ऐसे डालेंगे आप, यहाँ शुरू करेंगे हेडिंग विशिष्ट, क्या भैया, विशिष्ट चालकता, चालकता, विशिष्ट चालकता। जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, आपसे पूछ ले, मान लो किसे कहते हैं बताओ। हाँ, नहीं मालूम हो, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओम के नियम पढ़े आए ना, वहीं तो आया प्रतिरोध। तो है क्या प्रतिरोध। हाँ हाँ, विद्युत धारा के मार्ग में क्या है, रुकावट, जो रुकावट पैदा करता है वही प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या, ऐसा प्रतिरोध जो सभी नियमों का पालन करें, जो उससे संबंधित नियम है उन नियमों का क्या करें, पालन करें। विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, उसको रो से प्रदर्शित करते हैं ना, रो से प्रदर्शित करते हैं, उसी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं आपको, विशिष्ट चालकता। तो यहाँ लिख लो, एक लाइन की परिभाषा है, बोल दे। लिखा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। हो गया, यानी आपका इसको निरूपित करते हैं के से, जान लीजिए, पूछा है नहीं। के बराबर का होता है 1/रो, ये वाला, ये रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, 1/रो। क्लियर। अब रो बराबर क्या होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, हाँ? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका रो है, ध्यान देंगे, ये निर्भर करता है प्रतिरोध चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल ए पर, के पे भैया, ए पर, और आपका विशिष्ट प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक की लंबाई की, 1/l। और दोनों को मिलाएंगे जब क्या आएगा आपका, एक नियतांक लेंगे, प्रतिरोध R ले लीजिए, RA का हो जाएगा, एक सूत्र होता है, जब यहाँ रखेंगे तो पलट जाएगी ना, L का हो जाए RA, R × A। ये क्या है, चालक तार का पृष्ठ क्षेत्रफल है। ये आपका क्या है, प्रतिरोध R, AL क्या है, चालक तार की लंबाई। सूत्र पूछ सकता है, इस पर सवाल भी पूछ सकते हैं, तो रख दिया। तो विशिष्ट चालकता बराबर का हो गया भैया, एक का जब यहाँ रखवा दी पलट जाए ना हो, L का हो जाए R ×
ए देख सकत कि ना है का मात्रक निकाला मात्रक निकाला लंबाई की मात्रक मीटर क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया बचा मीटर एक मात्रक का ओम ना ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स एक मात्रक हो जाए इकाई यूनिट इसकी यूनिट हो जाएगी आर का प्रतिरोध नीचे है बटे में है ऊपर ले जाएंगे इनवर्स लग जाए भैया ओम इनवर्स इंटू यहाँ बच्चा मीटर ना मीटर इनवर्स इसका मात्रक है किसका विशिष्ट चालकता के का मात्रक है हाँ? अगर इसका मात्रक लेना हो रो का तब क्या होगा ये रो बराबर यही क्या आया है ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर ओम इंटू मीटर का हो जाए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो ध्यान दे ये आपका सूत्र हुआ इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या उसकी चालक तार की लंबाई के बीच क्रमानुपाती होता है यानी कहने का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होए विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होए लंबाई जितने ज़्यादा बड़ी होए विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही कम होगा ना इसका मतलब यही हुआ आपका क्लियर हुआ आगे चले हाँ तो अगली पर भाई तो 1 नंबर हुआ अभी एक और पूछेगा मोलर चालकता ना भैया क्या पूछे है मोलर चालकता अगली परिभाषा लिखिए हाँ लैम्डा सफिक्स ई क्यू विशिष्ट क्या लीजिए मोलर चालकता हेडिंग डालेंगे एक मिटा देते हैं मोलर चालकता अब देखिए आपका कोई विलयन होगा मोलर विलयन मान लीजिए अब मोलर विलयन में विलय के मोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए एक मोल विलय क्या कहते हैं 1 मोल विलय पदार्थों द्वारा विलयन के आयनों की जो चालकता होगी ना विलयन के आयनों की जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी मोलर चालकता ना विलयन कैसा होना चाहिए मोलर विलयन होना चाहिए क्या होना चाहिए मोलर विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो 1 मोल क्या हो 1 मोल 1 लीटर विलयन में या 1 किलोलीटर विलयन में या 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या कितनी होनी चाहिए 1 मोल कितना 1 मोल तो 1 मोल विलय के अणुओं द्वारा जो आयन की चालकता होगी उस विलयन के आयनों की चालकता जो होगी वो चालकता क्या कहलाएगी मोलर चालकता तो परिभाषा लिखा किसी मोलर विलयन में उपस्थित किसी मोलर विलयन में उपस्थित विलय के आयनों द्वारा किसी मोलर विलयन में उपस्थित विलय के आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता मोलर चालकता कहलाती है क्या कहलाती है भैया मोलर चालकता कहलाती है हाँ क्लियर हुआ ना इसको लैम्डा सफिक्स ई क्यू से निरूपित करते हैं लैम्डा सफिक्स ई क्यू देखो ऐसे लैम्डा सफिक्स ई ऐसे लिखा रहा है समझ जाए क्या दिया है मोलर चालकता इसका सूत्र होता है लैम्डा सफिक्स ई क्यू बराबर 1000 गुणे 1000 बोल रहे हैं
1000 गुणे 1000 गुणे विशिष्ट चालकता पढ़े रहा था वहीं विशिष्ट चालकता बटे मोलर सांद्रता या इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रतीक के रूप में बराबर 1000 विशिष्ट प्रतिरोध का रहा भैया के ना बटे मोलर सांद्रता C ये आपका सूत्र है। 2 नंबर, एक नंबर का ये था, इसका नंबर इसके पहले होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, चले आगे। हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा परिचित है इस क्वेश्चन से। अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर बताना है। हाँ, एक अंतर बताना है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अंतर पूछ रहा है। देखिए लिखेंगे कैसे। अब आप बीच में सरणी बनाया है, एक ही अंतर लिखा ही कहा है, हेडिंग डाल के दोनों परिभाषा लिखते हैं अंतर कंप्लीट। अब अगर एग्जामिनर सोचे आप अनुचुंबकीय पदार्थ लिखे, अगर ऐसे हमारा बीच में क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन डाल रहे हैं, इधर अनुचुंबकीय इधर प्रतिचुंबकीय, यहाँ एक अंतर लिखेंगे परिभाषा, यहाँ एक अंतर लिखेंगे ना, तो वो एक अंतर लिख के नंबर देख निकल तब कर। अब ऐसा करिए, अनुचुंबकीय पदार्थ डालकर इसकी परिभाषा लिख दीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ डालकर इसकी परिभाषा लिख दीजिए, उदाहरण दे दो, मजबूरी हो जाएगी एक नंबर पे एक नंबर पे दे हुए ना। हाँ तो वही करा देखा। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा आपसे पूछ रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर निकालना। तो पहले का लिख दीजिए भैया, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के क्या कहते हैं, क्या कहे हो, अनुचुंबकीय पदार्थ ये पढ़ा ऐसा संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु में है ना, डी ब्लॉक के तत्व लगभग कहाँ है, उनके अंतिम कोश अपूर्ण हैं। यानी कहने का मतलब ये है जिन पदार्थों में का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जब आप इलेक्ट्रॉन करें हुंड के नियमानुसार या N+L के नियमानुसार कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए कक्षक में, मतलब अयुग्मित होने चाहिए, जोड़े में नहीं होने चाहिए। अगर 1 2 3 कक्षक, 1 कक्षक 2 कक्षक अयुग्मित हैं, तब पर भी वो क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर सभी कक्षक का है, सभी कक्षक में 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। समझ रहे हमारी बात। हाँ, वही चीज यहाँ पर देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं भैया, ऐसे संक्रमण तत्व, लिख लो परिभाषा, ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होती है, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा स्काइलियम, टाइटेनियम, आपका कॉपर, क्रोमियम, तमाम प्रकार के हैं। लिखते जाइए, जितने मिले सब वही हैं। हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिंक, स्टेनस, लगभग जितने संक्रमण हैं
उनमें होता है। दूसरा भैया का प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, ऐसे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित हो, क्या कहलाएंगे? प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित हो, क्या हो? युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित हो ना। पदार्थ हो चाहे तो जैसे हीलियम ले लीजिए ना, एग्जाम्पल में हीलियम, नियानिक, लगभग जितने अक्रिय हैं, हीलियम, नियान भी हो सकता, 10 होता है। हाँ, या आपका Na+, या Ca++, ये सब कहाँ है? प्रतिचुंबकीय है। इन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 20 होता है, 18 हो ही जाएगा, कोई तंत्र। क्लियर? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। बस करिए, अंधेरा हो रहा है नहीं? हाँ, 2 का घातक हुआ है, बाकी कल होगा। हाँ, इसी टाइम आप देखिए।